So we were talking about Buddhism. This is part second. In our previous lecture, we have already discussed about the teachings and preachings of Buddha, Eightfold Path, Four Noble Truths. आज के इस टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रतीत समुत्पादन, क्षणिकवाद और नैरात्मवाद या फिर अनात्मवाद, जो कि हमारा मेन आज का टॉपिक होगा सीजीपीएससी मेंस के सिलेबस के हिसाब से। प्रतीत समुत्पादन, और क्षणिकवाद एंड अनात्मवाद। पहला, दूसरा और तीसरा आज का टॉपिक होगा अनात्मवाद। इसी का दूसरा नाम भी है नैरात्म, नो ईगो। अभी समझेंगे इसको। नैरात्मवाद, ये आज का हमारा 3 टॉपिक होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने जब देखा था कि फोर नोबल ट्रूथ में जो 4 नोबल ट्रूथ्स जो थे, सबसे पहला जिसमें था दुख, कि दुख है। सेकंड था इस दुख का कोई रीजन है, जिसको हमने दुख। देखना जो हिंदी के जो शब्द रहता है उसमें ये जो विसर्ग है उसके लिए कहीं कहीं एच भी लिख देते हैं, कहीं कहीं पर एच नहीं लिखते हैं, तो दोनों सही है, इस चीज को ध्यान रखना। दुख समुदाय, ये सेकंड नोबल ट्रूथ था। जब सेकंड नोबल ट्रूथ कि दुख है तो दुख का कारण भी है, ये दुख का कारण। इसी में हमने ये बताया था कि ये बेसिकली बताता है किस चीज को, लॉ ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिन, लॉ ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिन। क्या चीज है ये? हमने देखा था कि ये जो दुख है वो इफेक्ट है। बताया था कि बुद्धिज्म एक ऐसा फिलोसॉफी है जो कि प्योरली साइंटिफिक टेम्परामेंट पे बेस्ड है। इस फिलोसॉफी को डिराइव किया गया है बिल्कुल साइंटिफिक लाइन पे, जिसमें कॉज एंड इफेक्ट के बारे में बात की गई है, जिसे थ्योरी ऑफ कॉजेशन कह लीजिए या फिर कॉजल थ्योरी कह लीजिए। अगर ये हमारा इफेक्ट है तो उसका कोई ना कोई कॉज जरूर होगा, और इसका कॉज क्या है, जिसे बिल्कुल सामान्य भाषा में समझने के लिए, लोगों को समझाने के लिए बुद्धा ने इसका जो रीजन बताया था उसे तृष्णा को बताया था। हिंदी का एक शब्द है तृष्णा, इसे आप इंग्लिश में लिख सकते हैं तृष्णा। कि अगर दुख है इफेक्ट तो उसका कॉज है, कॉज दुख समुदाय जिसे कहा गया है, और कॉज क्या है, तृष्णा है। फिर हमने देखा था कि जो हमारा थर्ड नोबल ट्रूथ है जिसमें दुख निरोधा के बारे में बात किया गया था कि हमें इस तृष्णा को रिमूव करना है, इस तृष्णा को बर्न करना है, जला देना है। और तृष्णा क्या है, इसके लिए इंग्लिश में कोई एग्जैक्ट वर्ड तो नहीं है, बट हाँ इसे डिजायर से या फिर लस्ट से इसे हम डिराइव या फिर डिफाइन कर सकते हैं, बट एग्जैक्ट उसका सिनोनिम नहीं है। वन सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे तृष्णा में हम देखते हैं कि पॉजिटिव सेंस एंड नेगेटिव सेंस दोनों एक साथ इंक्लूड हो जाता है। बट जब डिजायर की बात करते हैं, डिजायर सिर्फ हमारा पॉजिटिव सेंस में आता है, और जब लस्ट की बात करते हैं तो हमेशा वो नेगेटिव सेंस ही हमारा डिनोट करता है, इसलिए डिजायर कह सकते हैं। ठीक है, ये दुख निरोधा की बात की थी, और इस दुख निरोधा के लिए उन्होंने फोर्थ नोबल ट्रूथ के बारे में कहा था, जो था 8 फोल्ड पाथ के बारे में, अष्टांगिक मार्ग। 4 नोबल ट्रूथ, अष्टांगिक मार्ग, ये हमने पिछले वीडियो में बता दिए हैं, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं।
यहां पर जब हम कह रहे हैं कि लॉ ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिन, जो कि बेसिकली थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिन के बारे में कहीं कहीं देखने को मिलेगा आपको, डिपेंडेंट ओरिजिन ऐसे लिखा होगा, जो कि इस बात को एम्फसाइज करता है कि अगर इफेक्ट है तो डेफिनेटली उसका कहीं न कहीं कोई ना कोई कॉज जरूर होगा। या इसीलिए इसे ही अगर हम अदर टर्म्स में कहें तो हम इसे कह सकते हैं कि इफ दिस एग्जिस्ट्स, अगर कोई चीज एग्जिस्ट करता है, कोई चीज परसिस्ट करता है, कोई चीज प्रेजेंट है, तो वो किसी न किसी इफेक्ट को ओरिजिनेट कर रहा होगा, जनरेट कर रहा होगा, क्रिएट कर रहा होगा। तो इसके लिए एक सेंटेंस है, इफ दिस एग्जिस्ट दैट एग्जिस्ट, अगर यह एग्जिस्ट करता है तो वह भी एग्जिस्ट करेगा। लॉ ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिन। और इसी ही अगर हम आगे एक स्टेप फर्दर चले जाएं, इफ दिस ceases to exist, if this ceases to exist, अगर हम this को खत्म कर दें तो बॉस that भी खत्म हो जाएगा। अगर हम this को खत्म कर दें, रिमूव कर दें, कम कर दें, डाइल्यूट कर दें, हटा दें, घटा दें, तो उसी मात्रा में that भी खत्म हो जाएगा। That's it. ये है लॉ ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिन। और इसी लॉ ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिन से हम इसे डिफाइन करेंगे प्रतीक समुत्पादक। इफ दिस ceases to exist, that ceases to exist, अगर हम दिस को हटा दें, दिस को खत्म कर दें, तो दैट भी चले जाएगा। इंप्लीमेंट करके देख लीजिए, हमने देखा कि दुख एक इफेक्ट है, तो उसका कोई ना कोई कारण क्या है? तृष्णा। अगर हम इस तृष्णा को रिमूव कर दें, हटा दें, घटा दें, कम कर दें, तो जितने मात्रा में हम इसे घटाएंगे या कम करेंगे या खत्म करेंगे, उतने ही मात्रा में ये भी रिमूव हो जाएगा। क्लियर है? इफ दिस ceases to exist, that ceases to exist, अगर इसे हम खत्म कर दें तो यह भी खत्म हो जाएगा, और अगर जब तक ये एग्जिस्ट करेगा तब तक यह भी एग्जिस्ट करेगा। ये देखिए, इफ दिस एग्जिस्ट, जैसे कि यहां पर तृष्णा, और ये दुखा, अगर तृष्णा एग्जिस्ट कर रहा है तो दुखा भी एग्जिस्ट करेगा। अगर तृष्णा को हम रिमूव कर दें, इफ दिस ceases to exist, that ceases to exist, खत्म। ये हमारा लॉ ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिन, कि ये जो हमारा दुखा है या फिर दैट, कुछ भी एक्स वाई जेड ले लीजिए, ये तभी तक एग्जिस्ट करेगा जब तक ये एग्जिस्ट करेगा। डिपेंडेंट है किस चीज पर? इस पर। यही है थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिन। चलिए अब हम इसमें इसके डिटेल में आगे बढ़ते हैं। प्रतीक समुत्पादक कि बेसिकली जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, इसमें मिटा रहा हूं, अभी थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनेगा। जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसॉफी में हम देखते हैं कि इसके रिलेशनशिप पे मैं कह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, जो कॉज एंड इफेक्ट का जो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप पे डिफरेंट ओपिनियंस हैं कि जो इफेक्ट है वो कॉज से डायरेक्ट लिंकेज है या डायरेक्ट लिंकेज नहीं है, या फिर दोनों है या फिर दोनों नहीं। क्या मतलब? जो हमने देखा था कि इफेक्ट कहीं ना कहीं क्रिएट हो रहा है तो उसका कोई ना कोई कॉज होगा, ये हमारा नॉर्मल थ्योरी है। कंसेप्ट यही कहता है कि इफेक्ट है तो उसका कॉज होगा, लेकिन उस इफेक्ट का इस कॉज के साथ कैसा संबंध है, उस पर हमारे पास 3 स्कूल ऑफ थॉट्स देखने को मिलते हैं। एक कहेगा कि जो इफेक्ट हुआ है, इफेक्ट जो ओरिजिनेट हुआ है,
उसका कॉज के साथ जो रिलेशन है, जो संबंध है, वो इनडायरेक्ट है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जो इफेक्ट जनरेट हुआ है, ये जो इफेक्ट क्रिएट हुआ है, उसका कॉज के साथ जो संबंध है वो इनडायरेक्ट है। मतलब ये जो इफेक्ट है वो इस कॉज में था ही नहीं, वो न्यू एंटिटी है, नया ओरिजिन है, नवीन रचना है, न्यू क्रिएशन, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम कॉज। जो इफेक्ट क्रिएट हुआ है वो इंटायरली डिफरेंट है किससे? कॉज से। ये कहता है एक स्कूल ऑफ थॉट। एग्जांपल जैसे कि हम जो ले रहे हैं एक लैंप को हमें बर्न करने के लिए, उसे फ्लेम करने के लिए लैंप को एक मिट्टी का छोटा सा जो दिया यूज किया जाता है, उसमें कॉटन का एक जिसे बाती कहा जाता है वो लगाया जाता है और उसमें ऑयल डाला जाता है। उसके बाद उसे फायर किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब इतनी सारी चीजें मिलती हैं तब जाकर के एक फ्लेम बनता है। क्लियर है भाई? दीपावली में जो हम दिया जलाते हैं उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए रहते हैं। हम दिया पहले खरीद करके लाएंगे, उसमें फिर बाती लगाएंगे, ऑयल उसमें डालेंगे, फिर उसे फायर करेंगे, तब जाकर हमारा दिया लाइट जो है फ्लेम होता है। उसी चीज को जब हम सोचते हैं कि यहाँ पर फ्लेम है, ये फ्लेम क्या है? इफेक्ट है। किन किन चीजों का? उन वेरियस इंग्रेडिएंट्स का, जो कि क्या क्या है? हमारा एक छोटा सा अर्दन पॉट है, वो दिया, कॉटन का एक बाती है, उसके बाद ऑयल है और फिर फायर है। इन सभी इंग्रेडिएंट से क्या बना? हमारा फ्लेम बना। कॉज क्या क्या है? ये सभी चीजें कॉज है और ये फ्लेम उसका इफेक्ट है। तो अब आप मुझे बताइए, क्या सिर्फ और सिर्फ इस दिया से मैं आग जला सकता हूं? पॉसिबल नहीं। सिर्फ और सिर्फ इस कॉटन से आग जल सकता है? जल तो जाएगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाएगा, वो ज्यादा देर तक आपको रोशनी नहीं दे पाएगा। वैसे ही ऑयल और वैसे ही फायर, ये सभी इंडिविजुअली इनसफिशिएंट हैं इस लैंप के लिए। और जब ये लैंप जल गया तो ये न्यू क्रिएशन है, न्यू एंटिटी है, क्योंकि ये जो फ्लेम है, ये फ्लेम इनमें से कहीं नहीं था, इन सब के मिलने से पहले कहीं नहीं था। इसलिए इस फ्लेम को क्या कहा जाएगा? न्यू एंटिटी, न्यू क्रिएशन, न्यू ओरिजिन, जो कि कॉज पर डिपेंड नहीं है। नहीं, कॉज पर डिपेंड है, बट उसका रिलेशन कॉज से बिल्कुल अलग है, एंटायरली डिफरेंट है। एक स्कूल ऑफ थॉट्स कहता है, जिसमें आते हैं हमारे न्याय एंड वैशेषिक। न्याय एंड वैशेषिक, ये दो स्कूल ऑफ फिलोसॉफीज हैं जो इस टाइप के डिराइवेशंस करते हैं। और इसके लिए एक टेक्निकल टर्म दे दिया गया है। टेक्निकल टर्म देखिए, फिलोसॉफी में जब भी हम बात करते हैं बहुत से ऐसे हैवी टेक्निकल टर्म्स होते हैं, उनसे घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बस समझने की बात है। इसके लिए एक टर्म दे दिया गया है, असत्कार्यवाद। मैं यहां पर लिख रहा हूं असत्कार्यवाद, जो कि इस बात को डिफाइन करता है कि इफेक्ट का कॉज के साथ जो रिलेशन है वो डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट है। कैसे? ऐसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जो घड़ा है, मटका, जिसे हम अर्दन पॉट कहते हैं, बनता किससे है? मिट्टी से। लेकिन अगर घड़ा बनने से पहले मिट्टी में ही निहित होता, उसमें पहले से ही वो मौजूद होता, तो फिर कुम्हार की जरूरत क्यों है? क्लियर है कि अगर जो अर्दन पॉट है, ये अर्दन पॉट जो बनता है किससे? सॉइल से। अगर इस सॉइल में ये अर्दन पॉट पहले से ही एग्जिस्ट करता, ये जो इफेक्ट है ये इस कॉज में पहले से ही एग्जिस्ट करता, तो फिर यहां पर जो मटका बनाने वाला कुम्हार है उसकी जरूरत क्यों पड़ी? अपने से बन जाए फिर, अगर है तो। ये कहता है एक स्कूल ऑफ फिलोसॉफी, जिसमें न्याय और वैशेषिक जैसे स्कूल ऑफ थॉट्स आते हैं। लेकिन इसी का अपोजिट एक दूसरा फिलोसॉफी है, दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है, जिसे कहा जाता है सत्कार्यवाद। यहाँ पे असत्कार्य था, जो कि इनके रिलेशन को
इनडायरेक्ट मानता है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? सत्कार्य, सत्कार्यवादा। इसका जस्ट अपोजिट होगा, वो क्या बोलेगा कि इफेक्ट का कॉज के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। कैसे रिलेशन है? इफेक्ट जो है पहले से ही कॉज में मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल कर्ड, दही किससे बनता है? दूध से बनता है। ये जो कर्ड है वो इस मिल्क में पहले से ही मौजूद था, कोई न्यू क्रिएशन नहीं है, ये न्यू एंटिटी नहीं है, नवीन रचना नहीं है, ये बस एक परिवर्तित रूप है। किसका? दूध का। मतलब दही, दूध से जो दही बना है वो दही बनने से पहले दूध में मौजूद था, कोई नया क्रिएटिविटी नहीं है। ये कहता है सत्कार्यवाद। टेक्निकल टर्म कह लिया जाए तो इफेक्ट जो है वो कोई न्यू क्रिएशन नहीं है, वो सिर्फ पहले से इस कॉज में मौजूद था, एग्जिस्ट कर रहा था। लेकिन अब आप यहां पर ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको नजर आ रहा होगा कि हम दोनों जो पॉइंट है, दोनों फिलोसॉफिकल स्कूल्स जो हैं वो किसी न किसी एक्सट्रीम एंड पे जा रहे हैं। एक जो कह रहा है कि पूरी तरह से उसमें मौजूद है, मतलब ये इफेक्ट है वो पहले से ही कॉज में एग्जिस्ट करता है पहले से। डायरेक्ट रिलेशन, दे टॉक अबाउट द डायरेक्ट रिलेशन। ये हो गया एक एक्सट्रीम। दूसरा एक्सट्रीम कहता है कि नहीं, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं। रिलेशन कैसा है? इनडायरेक्ट है। वो चला गया उस एक्सट्रीम में और ये चला गया इस एक्सट्रीम में। बट बुद्धा टॉक्स अबाउट मिडिल पाथ। क्यों हम किसी के एक्सट्रीम में जाएं? और यही जीवन का सार भी है। अति सर्वत्र वर्जित है। हमेशा जो एक्सट्रीम है वो आपको कहीं न कहीं लॉस ही करता है, आपको हमेशा लॉस ही कराता है एक्सट्रीम में। तो इन दोनों का हमारा मिडिल पाथ है। एक्सट्रीम में जाने की जरूरत ही नहीं है। देखे होंगे कई बार, आज तो फैसला होके रहेगा, या तो मैं रहूंगी इस घर में या फिर वो रहेगा। मतलब ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं, XYZ कुछ भी हो सकता है। क्यों भाई? दोनों मिल कर रहो ना। मिडिल पाथ, और मैंने बताया था मिडिल पाथ कितना इंपॉर्टेंट है। ये हमारे सिर्फ पर्सनल लाइफ में ही नहीं, हमारे इंडियन फॉरेन पॉलिसी का भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है मिडिल पाथ। ये हमने पिछले वीडियो में बताया। वंस अगेन मिडिल पाथ, सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद, दोनों एक्सट्रीम एंड का एक मिडिल पाथ बनता है, उसका नाम कहलाता है प्रतीत्य समुत्पादन। जो कि कहता है कि इफेक्ट जो है वो कॉज पर डिपेंडेंट है, कॉज पर बेस्ड है। ना तो इफेक्ट कॉज में पूरी तरह से मौजूद है और ना ही इफेक्ट कॉज से पूरी तरह अलग है, वो सिर्फ उस पर डिपेंड है। ये जो इफेक्ट है वो कॉज पर डिपेंड करता है, उस पर बेस्ड है। जैसे यहां पर हमने लैंप का एग्जांपल दिया था, छोटे से दिया था। इसमें आप ध्यान से देखिए कि ये जो लैंप है वो इन सब पर डिपेंड करता है। इनमें से एक भी चीज को हम रिमूव कर दें, किसी भी एक चीज को, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हमारा लैंप जल सके। इफेक्ट है वो कॉज पर डिपेंड है, उस पर आधारित है, उस पर निर्भर करता है। देखिए ये जो दोनों एक्सट्रीमेंट्स था उससे हट करके हम सेंटर के मिडिल पॉइंट पे आ गए, मध्यम मार्ग की बात करें, और इससे फिर सारी चीजें डिफाइन हो गई। यही वो लॉ ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिन है। अभी बताया हमने, डिपेंड है, बेस्ड है, यही है लॉ ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिन, जो अभी थोड़ी देर पहले हम पिछले स्लाइड में देख रहे थे कि दुख
इफेक्ट है और उसका एक कॉज है। कॉज क्या है? तृष्णा। क्लियर है? ये लॉ ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिन, प्रतीक्य समुत्पादन। इफ दिस एग्जिस्ट दैट एग्जिस्ट, इफ दिस ceases to exist that ceases to exist, that's it। इसी लॉ ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिन से हम मतलब कि बुद्धा ने डिफाइन किया कि ये जो इंपेरिकल वर्ल्ड है, इंपेरिकल वर्ल्ड है, इंपेरिकल वर्ल्ड मतलब वो सारे मैटर्स या फिर ये जो मेटलिस्टिक वर्ल्ड है जिन्हें हम अपने सेंस ऑर्गन से परसीव कर सकते हैं। याद कीजिए, हम चारोकम बताया था कि जो हमारे सेंसेस हैं, आई, ईयर, टंग, नोज, स्किन, और बुद्धिज्म हम देखेंगे तो एक और आ जाता है हमारा सिक्स सेंस जो कि माइंड है। इनसे हम जितनी भी चीजों को परसीव कर सकते हैं वो सब कहलाता है इंपेरिकल वर्ल्ड। ये जो इंपेरिकल वर्ल्ड है ये भी क्या है? रिलेटिव है। ये भी क्या है? डिपेंडेंट है। इसका ओरिजिन और इसका डेथ, मतलब इसका डिस्ट्रक्शन। ये जो इंपेरिकल वर्ल्ड है ये अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं है, ये रिलेटिव है, ये डिपेंडेंट है। ये कहां से आ रहा है? इस प्रतीक समुत्पादक की डेफिनेशन से। ये जो हिंदी का टर्म है प्रतीक समुत्पादक, इसी में, इसके नाम में ही आप डिराइव कर सकते हैं कि कोई भी इफेक्ट जो हमें प्रतीत हो रहा है होते हुए वो डिपेंड है किसी न किसी कॉज पर। तो बॉस, ये जो एम्पिरिकल वर्ल्ड है ये भी तो रिलेटिव होगा ना किसी न किसी कॉज के। क्लियर है? डिपेंडेंट होगा किसी न किसी कॉज के, कंडीशनल होगा किसी न किसी कॉज के, और इसलिए दिस इज सब्जेक्ट टू बर्थ एंड डेथ। दिस इज सब्जेक्ट टू बर्थ एंड डेथ और डिस्ट्रक्शन। हर वो चीज जो हमें दिख रहा है कि पैदा हुआ है, ओरिजिन हुआ है, क्रिएट हुआ है, वो किसी न किसी इफेक्ट पे, किसी न किसी कॉज पे डिपेंड करता है। और अगर डिपेंड करता है तो वो सब्जेक्ट टू बर्थ एंड डेथ है। क्लियर है? इंपेरिकल वर्ल्ड मतलब वो जो हमारे सेंसेस से परसीव हो सकता है, जिन्हें हम अपने सेंसेस से नॉलेज गेन कर सकते हैं। मतलब ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, हर चीज कंडीशनल है, रिलेटिव है और डिपेंडेंट है किसी न किसी कॉज। ये था हमारे बुद्धिज्म फिलोसॉफी का प्रतीक समुत्पादन। अब इसी से यहां से जब हम आगे डिराइव करेंगे तो इंपेरिकल वर्ल्ड में जब बर्थ एंड डेथ की बात करेंगे तब यहां पर हमारे क्रिएशन की बात होगी, और जो हमारा एग्जिस्टेंस है ह्यूमन लाइफ का, जो हमारे कॉन्शियसनेस का एग्जिस्टेंस है, उसी का भी यहां से डिराइवेशन स्टार्ट होगा। किस तरीके से वो भी देखते हैं, जिसे बुद्धिज्म में कहा गया है द्वादश निदान। ये 12 लिस्ट ऑफ लिनियर रिलेशंस है। उन्होंने बताया है कि हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इग्नोरेंस, जिसकी वजह से हमारा ओरिजिन हुआ है, और सबसे लास्ट है हमारा जरा मरण। अभी देखते हैं उसी को लिस्ट को पहले बना लेते हैं, फिर हम इसे एक्सप्लेन करेंगे, जो कि हमारा कहलाएगा द्वादश निदान। द्वादश का संस्कृत शब्द है द्वादश, जिसका मतलब होता है 12, 10 + 2, द्वादश। देखिए एग्जाम में अभी तक ये द्वादश निदान के बारे में ना डिटेल से नहीं पूछा है, और अगर कभी पूछ भी दिया तो आपको ज्यादा डिटेल्स नहीं बताना है, सिर्फ उनमें से उनके नाम को मेंशन करके आ जाना है। लेकिन हाँ, जब अगर प्रतीक समुत्पादक के बारे में एग्जाम में आए 10 नंबर या 15 नंबर के क्वेश्चंस में, तब आपको ये सब बिल्कुल मेंशन करना होगा। तो हमारा अब जो नेक्स्ट हेडिंग है वो हो जाएगा द्वादश निदान, which explains the 12 linear linkages of our existence। ये टोटल 12 लिस्ट होगा। अभी से पहले लिस्ट को हम लोग लिख लेते हैं, फिर समझेंगे। तो आइए देखते हैं द्वादश निदान के बारे में।
ये जो है 12 एलिमेंट्स हैं लीनियर लिस्ट के। ये बेसिकली हमारा कॉज एंड इफेक्ट का जो थ्योरी है, लॉ ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिन, उसी पर बेस्ड ये है कि किस तरीके से हमारा जो ये जन्म मरण का ये जो चक्र है, जिसे जरा मरण कहा गया है, वो एक इफेक्ट है कि एवरी इंडिविजुअल, एवरी कॉन्शियसनेस ये इस ओल्ड एज एंड डेथ के इस विशियस साइकिल में किस तरीके से वो स्टक्ड है, फंसा हुआ है, उसका ये कॉज बताया गया है, जो कि लीनियर फॉर्म में, लीनियर लिस्ट के रूप में दिया गया है। ये जो इफेक्ट है वो इस कॉज की वजह से इफेक्ट है, लेकिन ये जो कॉज है ये इफेक्ट है इस कॉज का। वंस अगेन, ये कॉज इफेक्ट है इस कॉज का। ठीक उसी तरीके से हर कोई एक कॉज है और इफेक्ट है अपने प्रीवियस वन का, लेकिन लास्ट वन जो बचता है, कहीं कहीं बुक में आप देखेंगे कि इसे इनवर्स करके दिया हुआ है, फर्स्ट में इसे रखा हुआ है। ये बनता है हमारा रूट कॉज, वो है इग्नोरेंस। क्या है हमारा रूट कॉज? इग्नोरेंस, अविद्या जिसे कहा गया है हिंदी में, अविद्या। ये हमारा रूट कॉज है हमारे एग्जिस्टेंस का। अगर हमें इग्नोरेंस नहीं होगा, अविद्या नहीं रहेगा, अविद्या का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? ज्ञान, नॉलेज। अगर हमें ज्ञान है, नॉलेज होगा, तो हम इस विशियस साइकिल से रिलीज हो सकते हैं, लिबरेट हो सकते हैं, निर्वाणा अचीव कर सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, साल्वेशन अचीव कर सकते हैं। तो हमारे इस जरा मरना का रूट कॉज क्या है? इग्नोरेंस। एग्जाम में आपको इस 12 लिस्ट को, ये जो 12 एलिमेंट्स हैं लीनियर लिस्ट के, इन्हें सिर्फ आप नाम लिख देंगे तब भी मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन अगर आप इनके बारे में एक एक लाइन भी नॉर्मली डिफाइन कर दें तो बहुत अच्छी बात है। नहीं भी कर पाते हैं तो एटलीस्ट ये लिख करके आ जाइएगा। प्रतीति समुत्पादन, जो कि बात करता है लॉ ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिन, कि हर एक कॉज किसी न किसी इफेक्ट को क्रिएट कर रहा है और हर एक इफेक्ट किसी न किसी अगले इफेक्ट के लिए कॉज बनते जा रहे हैं, जिसमें से रूट कॉज इग्नोरेंस और फाइनल इफेक्ट हमारा विशेष साइकिल में फंसा रहना, जन्म मरण के इस कुचक्र में फंसे रह जाना। आइए देखते हैं अविद्या, जो कि एक रूट कॉज है, जो कि इफेक्ट दे रहे हैं किसके लिए? इंप्रेशन ऑफ कार्मिक फोर्सेस। इस इग्नोरेंस की वजह से क्या स्टार्ट हो रहा है? कार्मिक फोर्स। क्या इफेक्ट आ रहा है इग्नोरेंस से? कार्मिक फोर्स, जिसे क्या कहा गया है? संस्कारा। इस संस्कारा, ये जो इफेक्ट हुआ है, वो अगेन विजनाना के लिए क्या बन रहा है? कॉज बन रहा है। और किसे इफेक्ट दे रहा है? इनिशियल कॉन्शियसनेस ऑफ द एम्ब्रियो। गर्भ में, भ्रूण में इनिशियल कॉन्शियसनेस का कारण क्या है? ये कार्मिक फोर्सेस। जब इनिशियल कॉन्शियसनेस एम्ब्रियो में आ गया, तब हम देखते हैं कि नाम रूपा का क्रिएशन हो रहा है। नाम रूपा मतलब कि वो शरीर, एक जो बच्चा पैदा हो रहा होता है, बच्चा किसी माँ की गोद में, तो उसके शरीर के साथ साथ उसके मन में जो कॉन्शियसनेस आने लगता है, वो क्या कहलाएगा? नाम रूपा, जिसे कहा गया है साइकोफिजिकल ऑर्गेनिज्म। एक एंटिटी का क्रिएशन हो रहा है। बॉडी मतलब फिजिकल और उसके साथ साइको। ये जो कॉन्शियसनेस यहाँ पर ओरिजिन हुआ था, वो अब इस बॉडी के साथ इंटेंगल्ड हो रहा है। ये नाम रूपा किसे जनरेट करेगा, किसे क्रिएट करेगा? जिसे कहा गया है सडायतन। सडायतन मतलब, सड मतलब 6, यहां पर देखिए 6 सेंसेस ऑर्गन इंक्लूडिंग माइंड। हमने बताया था जब चारवाका पढ़े थे 5 सेंसेस के बारे में बात किए थे। वो सेंसेस जो हमें पर्टिकुलरली प्रत्यक्ष के लिए यूज होते हैं, प्रत्यक्ष के लिए, प्रमाण के लिए यूज होते हैं। बताया था EENTS, ये वही चीज। उनमें से जब बुद्धिज्म की बात करेंगे तब हमारा एक इंक्लूड हो जाएगा एक्स्ट्रा माइंड।
सिक्स सेंस कहां से आया? इस नाम रूपा की वजह से षडायतना हमारा क्रिएट हुआ। मतलब नाम रूपा इफेक्ट था किसका? इस विजनाना का। और ये नाम रूपा जो इफेक्ट था विजनाना का, अब यही कॉज बन गया किसके लिए? षडायतना के लिए। अब इस षडायतना की वजह से क्या होगा? स्पर्श क्रिएट होगा। सेंस ऑब्जेक्ट कांटेक्ट। एक बार जब हमारा कॉन्शियसनेस हमारे बॉडी में इंप्लांट हो गया, तब हम देखेंगे कि सेंस ऑब्जेक्ट कांटेक्ट स्टार्ट होगा। और इसी सेंस ऑब्जेक्ट कांटेक्ट से हमें क्या मिलेगा? प्लेजर मिलेगा, और जो कि हमें वेदना को क्रिएट करेगा। वेदना मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट से हमें, चाहे देखने से, खाने से, छूने से, सूंघने से, सुनने से जो प्लेजर फील होता है, या फिर कह लीजिए कि हमारे सेंस ऑर्गन सेटिस्फाई होते हैं, उससे हमें जो अनुभव होता है, फीलिंग्स आने लगते हैं। कहते हैं ना कि आज गुलाब जामुन खा के बहुत खुशी मिली, समोसा खा के मजा आ गया, 2 किलो चिकन खाया, आहा आनंद आ गया। ये जो बोलते हैं ना मजा आ गया खा के, या फिर कुछ भी देख करके, घूमने गए थे बहुत मजा आया। जैसे कहीं कोई घूमने गया है, उसे एंजॉयमेंट हुआ, या फिर और भी कोई चीज लीजिए, मूवी देख लिए, एंजॉयमेंट हुआ। ये जो एंजॉयमेंट है वही है वेदना, प्लेजर। अब ये जो वेदना इफेक्ट हुआ किसकी वजह से? स्पर्श की वजह से। अब अगेन ये किसे जनरेट करेगा? तृष्णा को। मतलब वेदना अब कॉज बन गया किस चीज के लिए? तृष्णा के लिए, जिसे कहा जाएगा थर्स्ट फॉर सेंस एंजॉयमेंट। एक बार जब आपने पहली बार गुलाब जामुन खाया, बहुत अच्छा लगा, थोड़े दिन बाद आपको फिर खाने का मन करेगा। एक मूवी गए, बहुत अच्छा लगा, फिर से मूवी जाएंगे। कहीं घूमने गए, अगली बार फिर मन करेगा। और यही वो थर्स्ट है जो कि आपको आगे दुखों का कारण बनता है। हमने देखा सेकंड नोबल ट्रूथ में कि किस तरीके से दुख है, दुख का कारण है, और उसका कारण क्या है? तृष्णा। ये तृष्णा, थर्स्ट फॉर, जिसे तृष्णा कहा गया, थर्स्ट फॉर सेंस एंजॉयमेंट। अब ये जो तृष्णा है ये फिर से कॉज बन जाएगा किस चीज के लिए? उपादाना के लिए। मतलब तृष्णा है वो इफेक्ट दे रहा है क्लिंजिंग टू दिस एंजॉयमेंट। अब हम एक बार जो एहसास हुआ खाने का, आहा बहुत मजा आ गया, अब दोबारा से खाना है, और अगली बार आपने फिर से प्रोग्राम बना लिया कि अब कोई ना कोई काम करना है कि हमें फिर से वो एंजॉयमेंट मिले। ये हमारा उपादान, क्लिंजिंग टू दिस एंजॉयमेंट। फिर अगेन ये हमें भावा को क्या करेगा? इफेक्ट करेगा। भावा को इफेक्ट करेगा ये उपादान, विल टू बी बॉर्न। और यही वो कॉज है जिसकी वजह से हमें फिर से पैदा होने की, यहां पर से आपको देखने को मिलेगा रीबर्थ का जो कंसेप्ट है बुद्धिज्म में, वो यहां से आ रहा है। वजह क्या है उसका? उपादान, विल टू बी बॉर्न, फिर से आपको पैदा होने के लिए इच्छा हो रही है। क्यों? क्योंकि आप ये जो एक्सपीरियंस हुआ है आपके सेंसेस से, इन सब की वजह से आपको बार बार पैदा होने की इच्छा जागृत हो रही है, और आप इस विशियस साइकिल में, जो कह लीजिए ये यहां से स्टार्ट हुआ इग्नोरेंस, और यहां पर जरा मरण, यहां तक आके बार बार इस विशेष साइकिल के लिए वो हमें स्टिक्ड करके रखता है इसमें, इस विशेष साइकिल में। अगेन जिसकी वजह से हमारा इस भाव की वजह से बर्थ या फिर रिबर्थ होगा, और फिर हम वापस से इस जरा मरण में क्या हो जाएंगे? स्टिक्ड हो जाएंगे, इस विशेष साइकिल में फंसते जाएंगे। ये है कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द्वादश निदान, जो कि पॉसिबल है प्रतीत समुत्पादन, मतलब लॉ ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिन की वजह से, कि हर एक इफेक्ट किसी न किसी कॉज पर डिपेंड है, और एक बार इस इफेक्ट पे ये कॉज है तो ये भी कॉज किसी न किसी इफेक्ट का, किसी न किसी कॉज का एक इफेक्ट है। बस ये हमारा लॉ ऑफ डिपेंडेंट। लेकिन लास्ट में जो हमारा रूट कॉज बनता है वो क्या है? इग्नोरेंस।
अविद्या, और इस विशेष साइकिल को खत्म यहीं पर कर दिया जाए। मतलब अगर हम नॉलेज यहां पर ही गेन कर लें और इसे ही हम रिमूव कर दें, याद कीजिए लॉ ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिन में, इफ दिस ceases टू एग्जिस्ट दैट ceases टू एग्जिस्ट, बताया भी जस्ट। अगर हम इसे यहां पर खत्म कर दें तो ये तो आएगा ही नहीं। वंस अगेन तृष्णा को अगर रिमूव कर दिया जाए तो दुख आएगा ही नहीं। ठीक वैसे ही इग्नोरेंस को अगर हम ओवरकम कर लें, किससे? नॉलेज से। किससे रिमूव कर लें? नॉलेज से। ये जो नॉलेज है उसके बेस पर हम इस रूट कॉज को रिमूव कर सकते हैं, और एक बार ये रूट कॉज रिमूव हो गया तो आपका तो विशेष साइकिल से ये एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा ना बस। नहीं, ये जो आप जन्म मरण के इस विशेष साइकिल में फंसे हुए हैं, अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म ना, ये मैं नहीं कह रहा, वो तो यही खत्म हो गया ना। इसीलिए जो प्रतीत समुत्पाद है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट बन जाता है लॉ ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिन का। चलिए, तो ये था हमारा द्वादश निदान, जिसे लीनियर लिस्ट ऑफ 12 एलिमेंट्स कहा जाता है इंग्लिश में। हिंदी में आप द्वादश निदान लिखेंगे तब भी चलेगा। आज की इस वीडियो को यहीं पर शॉर्ट रखते हैं। जो क्षणिकवाद और अनात्मवाद है उसके लिए हम थर्ड पार्ट लेकर आएंगे। आई होप कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। इसमें अगर कहीं भी कोई डाउट हो, कहीं कोई कंसेप्ट समझ में आया हो तो आप बताइएगा, हम इसे अगले पार्ट में जरूर ओवरकम करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।